हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पहला यूनिट का टॉपिक कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। आज हम सीरियल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स मतलब अनाज। हम सब जानते हैं गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें अनाज में आती हैं, सीरियल्स में आती हैं। तो सीरियल्स जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो सीरियल का ओरिजिन हुआ था हमारा सीरीज़ वर्ड से, जो एक रोमन वर्ड है और जिसका मतलब होता है क्या? गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की देवी। सीरियल का जो ये सीरियल्स है इसको सीरीज़ वर्ड से लिया गया है, जो कि एक रोमन मैथोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। और सीरियल्स ऐसे होते क्या हैं, हम बोटानिकली देखें तो जो हमारे ग्रामीणी फैमिली के मेंबर्स हैं, ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली, इनको हम कहते हैं सीरियल्स जो कि उगाई जाती है। एक्चुअली ग्रास फैमिली होती है जिसको हम पोएसी की फैमिली कहते हैं, जो उगाया जाती है उनके सीड में स्टार्च कंटेंट के लिए। हम सब जानते हैं गेहूँ में, चावल में स्टार्च कंटेंट बहुत पाया जाता है। स्टार्च कमर्शियली प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर हम सीरियल्स का ऐसे डेफिनेशन देना चाहें कि सीरियल्स होते क्या हैं एक्चुअली, तो सीरियल्स क्या है? सीरियल्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रास फैमिली पोएसी दैट आर ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्च सीड। उसके बाद हमारा ये तो हुआ सीरियल्स के बारे में। अब हम देखना है कि सीरियल्स, हम जानते हैं हम अनाज जो भी हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो इतना इनका प्रोमिनेंस क्यों है? कह सकते हैं चीज़ का इनका अस्तित्व क्यों है, ये प्रोमिनेंस ही क्यों रखते हैं इतना? तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है कि भाई सीरियल्स उगाए जाते हैं खाने के लिए। दुनिया में सबसे पहले कोई खाएगा तभी तो कोई और इंसान कुछ और काम करेगा। तो सबसे पहला अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये तो है कि हम सीरियल्स को अपने डेली डाइट के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, एक एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसमें से डिफरेंट तरह की मिनरल्स मिलती हैं, विटामिन्स मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंसानों को, इन जानवरों को भी जो उनका रेसिड्यू भी खाते हैं, तो एनर्जी के लिए हम सीरियल्स ग्रो करते हैं। और क्या इनके बारे में होता है कि इनका जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन करने का जो तरीका है वो ईज़ी तो मतलब ये नहीं है कि कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है, बट इतना नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट नहीं बनाना उसमें। एक नॉर्मल, एक बिना कोई इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, खेती कोई भी कर सकता है। इसलिए ये होता है कि इसका रिलेटिव ईज़ ऑफ कल्टीवेशन है कि कोई भी कर सकता है। उसके बाद ये क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि टीलरिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूसेस मोर प्राइस। टीलरिंग प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि हम जो जानते हैं कि जुताई होती है तो टीलरिंग करते हैं। जुताई में क्या करते हैं कि मान लीजिए ऐसे ऐसे अगर हम कोई फील्ड में सीड स्कैटर कर दें, यूं ही ऐसे, क्या स्कैटर करना मतलब कोई सीड है छींट दें ऐसे ताकि वो ग्रो कर जाए, तो ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा, बट एक स्पेसिफाइड सरफेस में नहीं ग्रो करेगा और प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे टिलरिंग के क्या होगा, जब जुताई की जाती है तो एक एक बना दिया जाता है, रिज बना दिया जाता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन एक स्पेसिफिक एरिया में होगी और ज़्यादा कल्टीवेशन होगी। ठीक, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसमें देखें कि द प्रोमिनेंस ऑफ सीरियल्स एज फूड प्लांट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। फूड प्लांट्स का जो सीरियल्स का प्रोमिनेंस है किन किन वजहों से है? तो पहला तो ये है कि ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी एंड सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन ऑन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्या कह रहा है कि जो सीरियल्स होती हैं इनकी एडेप्टेबिलिटी हर टाइप के एनवायरनमेंट में, हर टाइप की कंडीशन में बहुत बढ़िया होती है। ये हर जगह अडेप्ट कर जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और वहाँ ग्रो कर लेते हैं। इससे भी हम सीरियल्स को उगाते हैं। फिर है कि द रिलेटिव ईज़ ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में भी आसानी होती है। उसके बाद क्या है कि टिलरिंग प्रॉपर्टी दैट प्रोड्यूस मोर ब्रांचेस। टिलरिंग प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई, जो जुताई करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बना दी जाती हैं, विच रिजल्ट्स इन हाई इल्ड पर यूनिट एरिया। जो उनका इल्ड बना देती है, सरफेस एरिया में उनका एरिया में बना इल्ड बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्या है कि इट रिक्वायर्स 50 टू सॉरी उसके बाद क्या है कि हाई कैलोरिक वैल्यू दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। अभी हमने देखा कि फूड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। हम अनाज उगाते हैं, उसे खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो यही है कि हाई कैलोरिक वैल्यू दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय सीरियल्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट। जो हमें सीरियल्स से, हमें जो अनाज से हमें न्यूट्रिएंट मिलती है, उसमें क्या क्या मिलता है हमें? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर एंड अ वाइड रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल। और एक बड़े स्केल पे हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलता है। ठीक, तो अगर अब हम
वीट सीरियल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक अगर हम वर्ल्ड वाइड पूरा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन देखें, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और कंजप्शन देखें कि दुनिया में कितना ज़्यादा क्या चीज़ कल्टीवेट किया जाता है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा, कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा। तो सबसे पहला 3 प्राइमरी क्रॉप है, 3 प्राइमरी ग्रेन्स कह सकते हैं, सीरियल्स कह सकते हैं, वीट, राइस और कॉर्न। ठीक, और वीट, राइस और कॉर्न सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ग्रो किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें भी हमारा ग्रो किया जाता है वीट। ठीक, तो और वीट आजकल आज की लगभग अगर बात करें तो 90% ऑफ जो सीरियल प्रोडक्शन किया जाता है दुनिया भर में, उसमें सबसे ज़्यादा वीट ही किया जाता है, और वीट सबसे ज़्यादा एक लीडिंग सोर्स है प्रोटीन का। तो देख लेते हैं क्या है कि अमंग द 3 प्राइमरी ग्रेन्स, जो 3 प्राइमरी ग्रेन्स हैं कौन कौन सी, इंक्लूडिंग राइस एंड कॉर्न। वीट को लेकर वीट, राइस एंड कॉर्न दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ ऑल सीरियल प्रोडक्शन टुडे। आज लगभग 90% सीरियल प्रोडक्शन किया जाता है पूरा वर्ल्ड वाइड। उसमें क्या है, वीट इज़ आर लीडिंग सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन। वीट हमारा लीडिंग सोर्स है हमारे डाइट में, हमारे भोजन में। ठीक, तो अब हम वीट के बारे में देख लेते हैं। वीट क्या है, तो वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो हमें पता है। इसका कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ, तो इंडिया में अगर हम वीट का कल्टीवेशन देखें तो कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया इंक्लूड्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान। इन सारी जगहों पे वीट का कल्टीवेशन इंडिया में किया जाता है। और इंडो गंगेटिक प्लेन इज़ द बेस्ट वीट प्रोडक्शन रीजन। इंडो गंगेटिक जो प्लेन है वो वीट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट एरिया माना जाता है। तो ये तो हुआ हमारा कल्टीवेशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीट की, कैसी क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पे वीट ग्रो कर सके। तो इट ग्रोज बेस्ट इन कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड राइपन्स इन अ वार्म ड्राई क्लाइमेट। क्या है कि गेहूँ का जो ग्रो करता है तो ये ठंडे थोड़ा मॉइस्ट नमी वाले सीज़न में ग्रो करता है, लेकिन पकता कब है, राइप कब होता है, गर्मी सीज़न में। इसीलिए हम देखते हैं कि इसका जो सोइंग होती है, सोइंग नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में की जाती है, हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में शुरू कर दी जाती है वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गर्मी में पकता है, पूरी तरह से राइप हो जाता है गर्मी सीज़न में, गर्म सीज़न में। ठीक, तो ये हमारा कल्टीवेशन हुआ, और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या चाहिए होती है। उसके बाद रेनफॉल देखें इसके लिए कितना चाहिए होता है, तो रेनफॉल चाहिए होता है 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। जब वो बढ़ता है, ग्रो करता है, तब उस पर एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है गेहूं के ग्रोइंग के लिए। सॉइल की इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सॉइल किस तरह का सॉइल पे ग्रो करता है ये, ईजिली इरिगेबल एंड ड्रेनेबल लोमी और क्ले लोइंग इज सूटेड फॉर वीट कल्टीवेशन। ईजिली इरिगेबल मतलब जिसमें आसानी से पानी लिया जा सके, ऐसा सॉयल, और ड्रेनेबल जो सूख भी जाए, उसमें लगना नहीं चाहिए कि पानी उसी में वाटर लॉग नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ईजिली इरिगेबल का मतलब है जिसमें आसानी से पानी लिया जा सके, और ड्रेनेबल मतलब है वो पानी को सोख भी सके, वो सूख भी जाए, उसमें पानी लगना नहीं चाहिए। ऐसा सॉयल हमारा जो बढ़िया होता है, बेस्ट होता है वीट कल्टीवेशन के लिए। और कौन से सॉयल होते हैं, लोई या क्ले लोई सॉयल होते हैं वीट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट। इरिगेशन कब किया जाता है, पानी कब लिया जाता है इरिगेशन में, तो फॉर इरिगेशन इरिगेटेड वीट में पानी लेने के लिए फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग करने के बाद, गेहूं को बोने के बाद, बुआई करने के बाद 20 से 25 दिनों बाद पहला पानी लेना चाहिए। इरिगेशन एट टिलरिंग, हेडिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेजेस आर एसेंशियल। पहला पानी सोइंग करने के बाद 20 से 25 दिनों बाद लेना चाहिए। उसके बाद टिलरिंग स्टेज पे, जुताई करने के टाइम पे, हेडिंग स्टेज पे एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज पे, जब वो ग्रो करता है, हेडिंग करता है, बढ़ता है, तब लेना चाहिए। ग्रेन फिलिंग स्टेज पे पानी लेना इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। ग्रेन फिलिंग स्टेज मतलब क्या होता है, जैसे ये गेहूं का स्पाइक होती है ना, जो बाली कहते हैं, इस गेहूं की ऐसे बाली में ऐसे ग्रो करता है गेहूं, तो जब उसमें गेहूं के दाने भरने लगते हैं उसको हम ग्रेन फिलिंग स्टेज कहते हैं। ठीक, तो इरिगेशन हो गया पहला 20 से 25 दिनों बाद, फिर टिलरिंग पे, हेडिंग पे और ग्रेन फिलिंग स्टेज पे इरिगेशन पानी लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो व्हेन द ग्रेन इज़ डेड राइप एंड द स्ट्रॉ इज़ गोल्डन येलो एंड ब्रिटल, हार्वेस्टिंग इज इन। जब जो ग्रेन होता है, वो जो अनाज होता है, दाना होता है, वो एकदम पक जाता है, डेड राइप हो जाता है, एकदम डेड राइप मतलब बिल्कुल पूरी तरह से पक जाता है। और जो स्ट्रॉ होता है, उसका जो कह सकते हैं डंठल जो होता है, वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ब्रिटल जो टूट जाए आसानी से। ठीक,
उस टाइम पे हार्वेस्टिंग की जाती है। और जनरली कब शुरू होती है, मिड फेब में शुरू होती है और अप्रैल तक चलती है। वैराइटीज़ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे गेहूँ की वैरायटी रहती है उस पर मार्च अप्रैल में, फेब मार्च में शुरू होती है और अप्रैल मई तक चलती है हार्वेस्टिंग। ठीक, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर थ्रेस्ड बाय ट्रेंडिंग अंडर द कैटल ऑफ फीड थ्रेसिंग फ्लोर और पेडल पावर थ्रेसर्स। या तो ये पहले ज़माने के कैटल्स जो पशु है उनके पैरों से दबा के थ्रेसिंग की जाती है, तो पहले अब तो थ्रेसर्स वगैरह है, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं थ्रेसिंग के लिए, तो थ्रेसिंग की जाती है मशीन से। फिर नेक्स्ट विनोइंग इज डन, विनोइंग की जाती है। विनोइंग करने के बाद हम अनाज ले लेते हैं और जो उसमें का रेसिड्यू बचता है वो जानवरों को खिलाने के लिए काम आता है। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा गेहूं का कल्टीवेशन, वीट का कल्टीवेशन। अब हमने देखना है यूजेस ऑफ वीट। वीट के यूजेस क्या हैं, तो वीट के यूजेस है खाने में यूज होता है, तरह तरह के डिशेस बनाने में यूज़ होती हैं। तो क्या है वीट का यूज़, वीट कैन बी फाउंड इन सम फॉर्म एट ऑलमोस्ट एवरी मील। वीट किसी न किसी रूप में हर मील में पाया ही जाता है। कैसे, ब्रेड्स में, कुकीज़ में, केक्स वगैरह में, एंड मेनी फॉर्म्स ऑफ डिशेज मेड फ्रॉम वीट। और जितने भी गेहूं से डिशेस बनाई जाती हैं तो उसमें वीट पाया जाता है। यूजेस ऑफ वीट रेसिड्यू, वीट रेसिड्यू से क्या मतलब है, जब हम वीट को विनोइंग कर लेते हैं या जब थ्रेसिंग करते हैं उस टाइम हमें जब और जो अनाज को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें हम वीट रेसिड्यू कहते हैं। तो उसके यूजेस क्या क्या हैं, तो अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है उसके भी। तो स्ट्रॉ इज़ यूज एज बेडिंग फॉर कैटल। तो क्या है पहला हमारा यूज़, स्ट्रॉ इज़ यूज एज बेडिंग फॉर कैटल। स्ट्रॉ क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टॉक बचता है ना, हम डंठल मान सकते हैं जो गेहूं का, उसको हम उसी को स्ट्रॉ कहते हैं। उसको किस लिए, बेडिंग फॉर कैटल, कैटल्स को बिछाने के लिए, जो जानवर वगैरह होते हैं उनको बिछाने के लिए यूज़ होता है। फॉर पैकिंग फ्रेगाइल फूड वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। जो फुल ऐसा फूड जो मान लीजिए कोई टूट जाता है, बहुत नरम जो चीज़ें होती हैं उनको पैक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है वीट के स्ट्रॉ का। फिर स्ट्रॉ इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर प्यूरीफाइड एल्कोहल। जो वीट स्ट्रॉ होता है, जो डंठल होती है, डंठल मान सकते हैं, जो स्टॉक होती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टॉक बचता है वो एक टाइप का अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसको प्यूरीफाइड अल्कोहल कहते हैं। फिर स्ट्रॉ पल्प, जो उसका पल्प होता है, यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर स्ट्रॉ बोर्ड। पेपर और स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के लिए भी वीट के स्ट्रॉ का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट यूज़ क्या है, ब्रान, स्ट्रॉ एक्सेट्रा ऑल्सो यूज़फुल फॉर मशरूम कल्चर करने के लिए भी वीट स्ट्रॉ का यूज़ किया जाता है, ब्रान का यूज़ किया जाता है। एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ में एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। एंड स्ट्रॉ इज़ ऑल्सो यूज एज अ बायोगैस जनरेशन, और बायोगैस जनरेशन के रूप में भी वीट स्ट्रॉ का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा वीट। हमने वीट का कल्टीवेशन, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, जो भी चीज़ें थी और यूजेस देख ली। अब हमारा नेक्स्ट सीरियल है वो हम देख रहे हैं, जो कि है हमारा राइस। हमें जो मेन सीरियल्स हैं उनको देखना है। तो हमारा हमने वीट देखा, अब हम राइस देखेंगे, चावल, राइस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, राइस और पैडी में डिफरेंस। सोचेंगे हम पैडी, तो देखिए पैडी को हम ग्रो कराते हैं, ठीक, जो पौधा होता है, जो प्लांट हो कह सकते हैं जो, तो वो पैडी होता है। उसमें से जो हमें मिलता है, हम उसको ग्रेन करने के बाद उसके कहते हैं ना, हस्क से, जो छिलके से हमें मिलता है वाइट कलर का, उससे हम राइस कहते हैं। हम राइस को ग्रो नहीं कराते, हम पैडी ग्रो कराते हैं, पैडी करते, धान की बुआई करते हैं, उससे हमें जो मिलता है, तो हम कह सकते हैं जो पैडी का एक सिंपल समझने की कि जो फ्रूट होता है, जो हस्क खुद से निकलता है वाइट कलर का, उसको हम राइस कहते हैं। ठीक, तो राइस और पैडी में डिफरेंस ये होता है। तो राइस में अगर देखें तो राइस का डोमेस्टिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि राइस का डोमेस्टिकेशन आज से 9000 साल पहले चाइना में यांगतीज़ वैली में शुरू हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक, और इंडिया में कहाँ हुआ शुरू हुआ था, तो इंडिया में आज से 3000 साल पहले सिंधु वैली सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे शुरू हुआ था, इंडस वैली के पास। ठीक, ये तो डोमेस्टिकेशन की बात हो गई। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ओरिजिन ये माना जाता है कि ओरिजिन चावल का पैडी का 130 मिलियन ईयर अगो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में हुआ था, जो बाद में एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में टूट गया। अगर आपने थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा है तो आपको ये सब पता होगा गोंडवाना। तो ओरिजिन पैडी का ऐसा माना जाता है कि आज से 130 साल पहले, 130 मिलियन ईयर पहले गोंडवाना जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे पैडी का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक, ये हुआ डोमेस्टिकेशन और ओरिजिन की बात। अब साइंटिफिक और बोटेनिक डिस्क्रिप्शन अगर हम राइस का देखें, तो इसका जो राइस का साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सटाइवा होता है।
ओराइजा सटाइवा, ओराइजा एक जीनस है जिसमें 2 कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है, मतलब जो कल्टिवेट की जाती हैं, और 21 वाइल्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक, 21 वाइल्ड स्पीशीज़ है, कल्टिवेट 2 की जाती हैं। और ओराइजा सटाइवा किससे ओरिजिनेट हुआ है, तो ओराइजा र्यूफिपोगोन से। ठीक, ओराइजा सटाइवा है 3 स्पीशीज़। ये ओराइजा सटाइवा स्पीशीज़ है, इसकी भी 3 स्पीशीज़ हैं, इंडिका, जपैनिका, और 40,000 वेराइटीज़ हैं। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा बात। ओराइजा की जो जीनस है उसमें 2 कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं और 21 वाइल्ड स्पीशीज़ है। ओराइजा सटाइवा का ओरिजिनेशन ओराइजा र्यूफिपोगोन से हुआ है। और ओराइजा सटाइवा जो स्पीशीज़ है उसकी 3 सब स्पीशीज़ है, इंडिका, जपैनिका, और 40,000 वेराइटीज़ है। ठीक, ये तो हमारा जो भी डोमेस्टिकेशन, ओरिजिन और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम राइस के बारे में हम देखते हैं इसका कि कल्टीवेशन राइस का कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो राइस एक खरीफ क्रॉप है, जो नॉर्मल बात होती है, तो हम जानते हैं कि राइस एक खरीफ क्रॉप है। रेनी सीज़न में इसका ग्रोन किया जाता है, मतलब सोइंग की जाती है, और हार्वेस्टिंग इसका सितंबर और अक्टूबर महीने में की जाती है। ठीक, इसकी कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, तो राइस क्रॉप नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। राइस के पैडी के जो हमारा सोइंग करने के लिए एक हॉट, गर्म और ह्यूमिड, थोड़ा सा नमी वाला भी हमें क्लाइमेट चाहिए होता है। फिर इट इज़ बेस्ट सूटेड टू रीजन्स विच हैव हाई ह्यूमिडिटी, और ये सबसे बढ़िया कहाँ ग्रो करते हैं, उन रीजन्स में जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है, थोड़ी नमी होती है। प्रोलॉन्ग सनशाइन, सूर्य की रोशनी एक इनवेनली हमेशा मौजूद रहे, एंड एन एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, और वाटर की सप्लाई एक एश्योर्ड मतलब है, मतलब बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। हमें पता है जो पैडी लगता है वहाँ पे पहले वाटर रहता है, कितनी ज़रूरी है पैडी के कल्टीवेशन के लिए। तो अगर अपने गांव में रहते हैं तो आपने बिल्कुल देखा भी होगा कि पैडी का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो ये तो हमारी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ये हो गई कि क्या क्या चाहिए होता है हमें। फिर टेम्परेचर की बात करें तो क्या चाहिए होता है, तो एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ क्रॉप रेंजेस फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज क्रॉप है बिल्कुल पैडी के लाइफ पीरियड तक, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक 21 से 37 डिग्री तक का 37 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहना चाहिए, बिल्कुल सही होता है। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है जो टॉलरेट कर सकता है वो है 40 से 42 डिग्री। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक, सॉइल की रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या क्या है, तो राइस ग्रोज ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल लाइक सिल्स, लोम एंड ग्रेवल्स। राइस जो होती है मेन पैडी जो होता है एक वेराइटी कई तरह के सॉइल्स पे ग्रो करती है, जैसे कि सिल्ट पे, लोमी पे और ग्रेवल वाले सॉइल में। लेकिन और क्या होता है, ये अल्कलाइन जो मीडियम होता है, और मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम पे ग्रो कर सकती हैं। लेकिन जो क्लेई लोम सॉइल होता है वो सबसे बढ़िया होता है। एक चीज़ होती है ना कोई कि काम तो मतलब हर जगह चीज़ चल जाएगी, लेकिन एक कोई पॉइंट होता है, एक जगह चीज़ होती है जगह होती है जहाँ पे वो सबसे बढ़िया ग्रो करता है। तो राइस पैडी के साथ भी यही है कि ये कई सारे तरह के सॉइल्स पे ग्रो कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ग्रो करता है क्लेई लोम पे। और न्यू एलुवियल सॉयल हैव क्लेई लोम टेक्सचर एंड हेंस इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। और क्लेई लोम जो सॉयल का टेक्सचर है ये न्यू एलुवियल सॉयल के पास है, इसलिए जो राइस का कल्टीवेशन होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा बहुत बढ़िया होता है न्यू एलुवियल सॉयल पे। ठीक, ये तो हमने कल्टीवेशन के रिक्वायरमेंट्स देखी। अब हम देखते हैं कि कल्टीवेशन, राइस का कल्टीवेशन किन किन तरीक़ों से किया जाता है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या क्या है कि हम राइस को कैसे किस तरीक़ों से सोन करते हैं, ठीक, उसकी बुआई कैसे करते हैं। तो हमारा इसमें 4 मेथड है। पहला हमारा मेथड है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हम राइस के जो सीड्स होते हैं उसको नॉर्मली ले जाकर हम खेतों में जिस फील्ड में हम ग्रो करते हैं उसको छींट देते हैं। ठीक, ऐसे ही स्कैटर कर देते हैं हाथों से। ठीक, ये बात अभी समझिएगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग मेथड में क्या करते हैं कि सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है मशीन का, जिससे हम एक ज़मीन में सॉइल में एक प्रॉपर डेप्थ पे हम उसमें गड्ढा करते हैं और उसमें सीड लगाते हैं। ठीक, ये ड्रिलिंग मेथड होता है। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पहले सीड को नर्सरी में ग्रो कराते हैं, उसके बाद कुछ हाइट तक वो जब वो बड़े हो जाते हैं, हाइट में 4 से 5 हफ्तों बाद हो जाते हैं, तो हम फिर ले जाकर उन्हें फील्ड में ग्रो कराते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जापानीज़ मेथड। तो जापानीज़ मेथड में भी हम यही करते हैं, लेकिन जापानीज़ मेथड की एक स्पेशलिटी ये है कि उसमें सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को ही ग्रो किया जाता है। ठीक, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या है। ब्रॉडकास्टिंग इज़ द मेथड ऑफ सीडिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा सीडिंग का मेथड है दैट इन्वॉल्व्स, जो कि जिसमें क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड को ऐसे स्कैटर कर देते हैं, छींट देते हैं, फैला देते हैं बाई हैंड्स ओवर ए रिलेटिवली लार्ज एरिया। एक बहुत बड़े एरिया पे अपने हाथों से पूरे सीड्स को छींटते हैं, फैला देते हैं।
ये इसकी कुछ स्पेशलिटी अगर देखें तो क्या ईजीएस्ट मेथड तो है, ये हाथों से सिर्फ छींटना है। रिक्वायर्स मिनिमम इनपुट एंड इट्स मिनिमम, बहुत कम इनपुट की ज़रूरत होती है लेकिन यील्ड भी बहुत कम ही मिलता है हमें। फिर दूसरा है हमारा ड्रिलिंग मेथड। तो सीड ड्रिल इज़ यूज टू सो सीड बाय पोजिशनिंग देम एंड ड्यूरिंग देम टू अ स्पेसिफिक डेप्थ। सीड ड्रिल का यूज़ होता है सीड्स को ग्रोन करने के लिए, सोन करने के लिए एक स्पेसिफिक डेप्थ, कुछ लंबाई में हम गड्ढा करते हैं ज़मीन में, उसके बाद सीड को सोन करते हैं। फिर हमारा आता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड सीड्स आर सोन इन अ नर्सरी। इस मेथड में सीड को पहले नर्सरी में सोन किया जाता है, उसके बाद सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड देयर ओनली, वहीं पे सीडलिंग को तैयार किया जाता है। आफ्टर 4 to 5 वीक्स इन द नर्सरी, 4 से 5 हफ्तों के बाद द सीडलिंग्स आर अपरूटेड, सीडलिंग को उखाड़ कर एंड प्लांटेड इन द फील्ड में लगा दिया जाता है। इसकी अगर कुछ स्पेशलिटी देखें तो क्या है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड एंड रिक्वायर्स हैवी इनपुट। ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है और ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होती है ना। मतलब पहले इस नर्सरी में लगाओ, फिर उसको उखाड़ो, आराम से उखाड़ना ही पड़ेगा ताकि बेकार ना हो जाए, फिर ले जाकर फील्ड में लगाओ। और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाईएस्ट यील्ड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यील्ड भी देता है। फिर लास्ट हमारा मेथड है जापानीज़ मेथड। जापानीज़ मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, वेरिएंट्स ऑफ सीड्स आर यूज्ड एंड हेवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो यूज्ड। जापानीज़ मेथड में क्या करते हैं, हम सिर्फ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यील्ड हो, ऐसी वेराइटीज़ का ही यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया जाता है जापानीज़ मेथड में। द सीड्स आर सोन इन अ नर्सरी एंड देन ट्रांसप्लांटेड इन रोज। पहले सीड्स को नर्सरी में सोन करते हैं, उसके बाद फील्ड में लगाते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो एडॉप्टेड इन मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़, ये मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में ही ग्रो की जाती है एंड गिव्स हाइट, और बहुत ज़्यादा यील्ड भी देती है। ये हमारा हुआ मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन क्या है कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन हम वीट कल्टीवेशन के लिए ये रिलाई कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सब में सेम नहीं होता, लेकिन जो प्रोसेसेस है वो तो सेम रहते हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड है, पहले फील्ड को तैयार करेंगे, फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, सीड्स लगाएंगे, फिर फील्ड को टाइम टाइम पे मेंटेन करते रहेंगे, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर हम ग्रेन्स को लेंगे। तो देख लेते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व में राइस कल्टीवेशन क्या क्या है। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, फील्ड्स आर मेड रेडी बिफोर रेनी सीजन। राइस के कल्टीवेशन के लिए रेनी सीजन से पहले फील्ड को तैयार किया जाता है। वीड्स आर क्लियर, जो घासें होती हैं उनको साफ़ किया जाता है। एंड द फील्ड इन प्लॉग टू अ डेप्थ ऑफ फ्यू इंचेस, और फील्ड की जुताई की जाती है कुछ इंचेस तक। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड, खादों को यूज़ किया जाता है, मतलब पूरी तरह से फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है यील्ड की बहुत बढ़िया यील्ड हो। तो होल सरफेस देन रिमेन कवर्ड विथ वाटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पूरे सरफेस को 2.5 सेंटीमीटर तक के हाइट तक पानी भर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। फिर दूसरा मेथड स्टेप आता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। तो सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड, जो सीडलिंग है उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। किससे, हमने कई सारे मेथड अभी देखे हैं, चारों मेथड, इधर बाय डायरेक्ट सोइंग इन फील्ड और नर्सरी प्रिपेयर्ड। अभी जो भी 4 मेथड हमने देखा उनमें से किसी तरीके से फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। फील्ड है हमारा फील्ड मेंटेनेंस, ओकेजनल वीडिंग एंड थिनिंग आउट द मोर क्राउडेड पैचेस। समय समय पर जो अलग अलग बीड्स उगाती हैं तो उनको साफ़ करते हैं। और थिनिंग से क्या मतलब है कि हो सकता है एक ही जगह बहुत ज़्यादा क्रॉप उगाए हो, बहुत ज़्यादा पैडी हो गई, तो उसको थिन किया जाता है एरिया को, ताकि एक बढ़िया से ग्रो कर सके। लेवल ऑफ वाटर इज़ टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, पानी के वाटर को भी मेंटेन किया, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है उससे पानी के लेवल को मेंटेन किया जाता है। एंड द फील्ड इज़ ड्रेन ड्राई बिफोर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, हार्वेस्टिंग करने से पहले, उसको काटने से पहले फील्ड को पूरी तरह से सुखा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग इज़ डन इधर थ्रू कर्व नाइफ सिकल और शार्प नाइफ। सिकल से जो हसुआ होता है उसकी वजह उससे काटा जाता है, या शार्प नाइफ से काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है। फिर हमारा क्या है, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड मिलिंग। ठीक, तो थ्रेसिंग में तो पता है, थ्रेसिंग करते हैं हम उसको, उससे हमारा अनाज बाहर आता है। विनोइंग करके हम अनाज बिल्कुल ले लेते हैं। और मिलिंग में क्या करते हैं, जो येलो हस्क होता है, जो छिलका होता है, उसको हटा के वाइट पार्ट हम ले लेते हैं, उसको हम राइस कहते हैं। ठीक, द पैडी स्टॉक, जो पैडी का स्टॉक होता है, हैव बीन गैदर्ड, इकट्ठा किया जाता है, ड्राइड फॉर अ ब्रीफ स्पेल, कुछ समय के लिए उसको सुखाया जाता है। दियर थ्रेसिंग इज डन, फिर थ्रेसिंग की जाती है बाय बीटिंग द शीव्स अगेंस्ट द बार्स और थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन की हेल्प से उसकी थ्रेसिंग की जाती है। विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट फ्रॉम द पैडी ग्रेन्स। पैडी ग्रेन्स में जो अलग अलग कुछ मैंने अनवांटेड पार्ट आ जाती है, कोई कंटामिनेशन हो, गंदगी, उसको साफ़ किया जाता है। और मिलिंग में क्या होता है, मिलिंग में रिमूवल ऑफ येलोइश हस्क फ्रॉम द पैडी सो दैट वाइट राइस इज ऑब्टेन्ड। ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे पैडी में होता है, पहले
पीले कलर का छिलका होता है उसको हटा के हमें वाइट कलर का मिलता है धान में, उसी को वेल मिलिंग कहते हैं। तो ये हुआ हमारा मेथड ऑफ कल्टीवेशन भी हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ राइस की, राइस की क्या क्या यूजेस हैं। तो राइस क्या है, तो राइस भैया खाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि राइस एक बहुत प्रमुख एक इम्पॉर्टेंट है, 60% लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ करते हैं, कंजर्व करते हैं राइस को। तो राइस के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं हम देख लेते हैं। तो राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल। स्टेपल मतलब होता है एक प्रमुख, प्रोमिनेंट, प्रमुख, इम्पॉर्टेंट। तो राइस एक ओवरऑल 60% पीपल का, पूरे दुनिया में 60% पीपल का एक बहुत प्रमुख भोजन है, इतने लोग कंजर्व करते हैं राइस को। रेडी टू ईट प्रोडक्ट, राइस तो तुरंत बन जाता है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प रहता है, जैसे पॉप्ड एंड पफ्ड राइस, इंस्टेंट राइस फ्लेक्स, कैन राइस एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। इतनी सारी चीज़ें राइस से बनाई जाती हैं। फिर आता है राइस स्ट्रॉ इज़ यूज्ड एज कैटल फीड। राइस का जो स्ट्रॉ होता है वो कैटल के खाने के लिए, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं उनको खाने के लिए यूज़ होता है। फिर इन कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में राइस स्ट्रॉ यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैट, मैट, रोप्स, हैट, टोपी वगैरह, रस्सियाँ बनाने में भी राइस के स्ट्रॉ का यूज़ किया जाता है। फिर राइस का जो हस्क है, हस्क को निकाल के, जिसमें से हम निकाल के अपना चावल लेते हैं ना, उसका हस्क किस लिए यूज़ होता है, उसको भी एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है, और पेपर बनाने के लिए और एक फ्यूल सोर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट यूज़ क्या है कि राइस ब्रान इज यूज इन कैटल एंड पोल्ट्री फीड। राइस का जो ब्रान होता है उसको भी कैटल और पोल्ट्री फीड में यूज़ किया जाता है। राइस ब्रान ऑयल इज़ यूज इन सोप इंडस्ट्री। साबुन की इंडस्ट्री में, साबुन बनाने की इंडस्ट्री में भी राइस ब्रान ऑयल का यूज़ किया जाता है। राइस ब्रान वैक्स इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस ब्रान ऑयल इज राइस ब्रान वैक्स इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस ब्रान ऑयल इज़ यूज इन इंडस्ट्री। राइस ब्रान जब ऑयल बनाते हैं तो उसमें हमें एक बाई प्रोडक्ट यूज़ होता है, मिलता है राइस ब्रान वैक्स, जिसे हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक। फिर ब्रोकन राइस इज यूज़ फॉर ब्रीविंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट। अल्कोहलिक प्रोडक्ट में भी राइस का यूज़ किया जाता है। ठीक। ये तो हमारे हुए सीरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। थैंक यू।